तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं हिंदी व्याकरण से जितने भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी का जो है एक बार रिवीजन होने वाला है। तो आप जो है हमारे इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहें ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे जो एग्जाम में जो है पूर्ण रूप से जो है बन सके। तो आप जो है हमारे वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो अपने मित्रों के पास भी जो है इसको भेजिएगा, ठीक है, ताकि जो है आपके मित्र भी जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है अपनी स्टडी को जो है और पूरा कर सके, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं कि इस पिछली वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे कि वर्ण का पूरे टॉपिक पढ़ लिए थे। वर्ण में हम लोग दो बचा हुआ था, अल्पप्राण, महाप्राण और घोष वर्ण, अघोष वर्ण, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हिंदी व्याकरण में यहाँ पे वर्ण को जो है श्वास या प्राण वायु के आधार पे, ठीक है, श्वास श्वास या प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं जिसमें हमारा पहला जो आता है याद रखिएगा घोष वर्ण, घोष वर्ण, और एक बात आता है एक आता है अल्पप्राण, अल्प प्राण वर्ण, और एक आता है महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अल्पप्राण और महाप्राण ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, श्वास या प्राणवायु के आधार पे। यानी हम जब क्या करते हैं श्वास लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें जो है यानी वायु के आधार पे जो हम लोग क्या करते हैं कि वायु को कितनी जल्दी किसी वायु के कारण जो है कम समय में वर्ण को उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है, या हम किसी वर्ण के उच्चारण जो है अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर क, ठीक है, तो क अगर बोल देते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो है लगता है कि बहुत ही कम तुरंत ही बोला गया। लेकिन जब अगर इसी को बोलते हैं ख तो क्या क से थोड़ा ज्यादा समय लगता है और ऑक्सीजन भी यानी जो है वायु की भी आवश्यकता पड़ता है। तो इसमें याद रखिएगा कि हम लोग पढ़ेंगे कि श्वास या प्राण वायु के आधार पे जो है वो वर्ण दो प्रकार के होता है, एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अल्पप्राण की ओर। पहला जो है वो अल्पप्राण। तो अल्पप्राण याद रखिएगा अल्पप्राण वर्ण, अल्पप्राण वर्ण। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा कि अल्पप्राण यानी वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में है कम प्राण वायु की आवश्यकता होता है, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उस वर्ण को अल्पप्राण वर्ण कहते हैं, अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम प्राण वायु की आवश्यकता होता है उसे हम बोलेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण की इसके एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिएगा इसकी उदाहरण की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि ये जो है प्रत्येक वर्ग का जो है वो 1, 3 और 5वां वर्ण आता है, ठीक है। जैसे अगर देखिए कि अगर क वर्ग आपने पढ़ा होगा, क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरह से च वर्ग में आ जाता है, याद रखिएगा च वर्ग। उसके बाद ट वर्ग आता है,
उसके बाद तो वर्ग आता है, एक आता है प वर्ग, ये 5 वर्ग होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये पांचों वर्ग जो है, पांचों वर्ग का जो है, प्रत्येक वर्ग का जो है यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से जो है 1-2 नंबर का जो है क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, और हर एक साल में याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रत्येक वर्ण का कौन कौन सा वर्ण था, 1, 3 और 5। तो इसको शॉर्ट में याद रखिएगा 1, 3, 5। जैसे यहाँ पे जो है क वर्ग का पहला अक्षर, क वर्ग का जो है वो पहला अक्षर, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, क वर्ग का पहला अक्षर। उसके बाद जो है तीसरा अक्षर याद रखिएगा, ये तीसरा। उसके बाद एक जो है 5वां वर्ण, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये 5 जो ये जो वर्ण है ये सभी आएगा अल्पप्राण के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में जो है यानी वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में अल्प यानी प्राण वायु की आवश्यकता होता है उसे हम बोलेंगे अल्पप्राण। उसके बाद इसका एग्जाम्पल जो याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का जो है 1, 3 और 5। इसके साथ जो है और भी एग्जाम्पल आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। य, र, ल और वो, ये जो है ये भी 4 जो आता है अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाता है। और जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि यो लिख देता है, रो लिख देगा, यो लिख देगा। अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा वर्ण है, तो ऑप्शन में रहता है अल्पप्राण, महाप्राण। इसको ध्यान में रखिएगा कि अल्पप्राण जैसे ही पूछे तो यो, रो, ल, वो, और इसके अलावा जो है 1, 3, 5, ये अगर आपको ध्यान में रहेगा 1, 3, 5, तो आप जो है इस क्वेश्चन का जो है जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आता है, एक आता है महाप्राण वर्ण। ठीक है, महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, इसमें जस्ट हम लोग पढ़ेंगे उल्टा। ठीक है, कि यानी वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में जो है अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होता है उसे बोलते हैं महाप्राण वर्ण। और महाप्राण वर्ण में याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का जो है वो दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, दूसरा और चौथा। यानी अगर देखें हमने पढ़ा अल्पप्राण में 1, 3, 5, 1, 3, 5, और जो बच गया कौन, तो हमारा 2 और 4। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी में अगर देख ले तो ये हमारा जो आएगा, तो ये जो है हमारा आएगा दूसरा, दूसरा और ये चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा, दूसरा हो गया और ये हमारा जो है वो चौथा, ये तीसरा जो है ये आ जाएगा। ठीक है, ये चौथा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो है वो जो है 1, 3, 5 यानी जो है हमारा अल्पप्राण और 2, 4 महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण भी लगभग खत्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रत्येक वर्ण का जो है वो पहला, दूसरा वर्ण आता है, सॉरी दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, हमारा महाप्राण, उसके अल्पप्राण जो है 1, 3 और 5। उसके बाद जो है महाप्राण इसके अंतर्गत कुछ और भी आता है, याद रखिएगा कि तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंते स और ह, ये 4 और भी वर्ण आता है। ठीक है, और ये चारों वर्ण भी आ जाता है, याद रखिएगा कि महाप्राण वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हमारा जो है यहाँ से जो है कि वर्ण का टॉपिक जो है पूर्ण रूप से खत्म होता है। उसके बाद हमारा जो प्रारंभ होता है वो शब्द। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शब्द के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर जो है ये शब्द होता क्या है। शब्द, शब्द तो याद रखिएगा शब्दों यानी अगर शब्द का अगर डिफिनेशन पूछे तो याद रखिएगा वर्णों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो उसे हम बोलेंगे शब्द। ठीक है, या इसका और भी एग्जांपल डिफिनेशन बना सकते हैं, वर्णों या ध्वनियों के, वर्णों या ध्वनियों के, ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
तो याद रखिएगा वर्णों या ध्वनियों के जो है सार्थक मेल है उसे हम बोलेंगे क्या, शब्द, यानी वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखें, ठीक है, अथवा करके तो बोल सकते हैं वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह, ऐसा समूह जिसका जिसका पूर्ण अर्थ हो, पूर्ण अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। इसको ध्यान में भी रखिएगा, ठीक है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो उसे हम लोग शब्द कहेंगे। अब जो है इन शब्द के बारे में हम लोग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है 1 से 2 नंबर का जो है, या इसके अगर इसके टाइप से जो क्वेश्चन आ जाता है तो लगभग यहाँ से जो है 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है जो पूछ देता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना है, ताकि क्योंकि एक एक नंबर से प्रत्येक टॉपिक से जो है आपको जो है 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और उस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप जो है धैर्य बनाते हुए इस जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन सभी को आप देखते जाइए, आपका जो है पूर्ण रूप से जो है सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग हिंदी का भी जो है सोच रहे हैं कि हिंदी का भी टॉपिक जो है हम हिंदी का जो चैप्टर बाय चैप्टर है उसका भी हम जो है प्रोवाइड करवा दे आपको वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन शब्द के बारे में पढ़ते हैं। शब्द का जो है हमारा कुछ प्रकार होता है, उसको प्रकार को जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। शब्द को जो है विभिन्न आधारों पर जो है इसको बांटा जा गया है, ठीक है। शब्द को है विभिन्न आधारों पे बांटा गया है, कि जैसे उत्पत्ति के आधार पे इसको बांट दिया गया है, बनावट या रचना के आधार पे बांट दिया गया है, प्रयोग के आधार पे बांट दिया गया है, और सार्थक यानी कहने का अर्थ के आधार पे बांट गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि अगर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पहला जो है बांटा गया है आधार, तो याद रखिए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे जो है वो शब्द को जो है 4 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पे जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, और ये याद रखिएगा ये 4 होता है। 4 में आता है पहला जो है वो आता है तत्सम। क्या आता है? तत्सम शब्द। उसके बाद आता है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। उसके बाद आता है देशज शब्द, देशज शब्द। उसके बाद आता है विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। ये 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये 4 भागों में, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तो इसको ध्यान में रखिए। एक एग्जाम्पल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तो इसी के इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल को हम लोग समझते चलेंगे, ताकि जितना भी शब्द का टॉपिक है हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले याद रखिए, याद रखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट आता है कि पूछ देता है एग्जाम में कई बार कि उत्पत्ति के आधार पे जो है वो शब्द कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसके बाद जो है कि इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिए पहला जो आता है वो तत्सम, तत्सम। तत्सम का अगर डिफिनेशन की बात करें तो याद रखना है कि वैसे शब्द, वैसे शब्द जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है, तत्सम कहलाता है।
ठीक है। यानी याद रखना है कि जिस शब्द का प्रयोग हम लोग संस्कृत में करते हैं वो हमारा तत्सम शब्द कहलाएगा, या शॉर्ट में याद रखिए कि संस्कृत के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि तत्सम, याद रखिएगा कि वैसे शब्द जिसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग संस्कृत में करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि तत्सम का इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सूर्य लिख देते हैं। सूर्य संस्कृत में आप देखे होंगे कि सूर्य का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कर्पूर शब्द का प्रयोग होता है, कर्पूर। उसके बाद जैसे आप देखे होंगे खरपर का प्रयोग होता है, खरपर। ये सब जो है शब्द जो है ना, याद रखिएगा ये सब संस्कृत का शब्द है। ठीक है, एग्जाम्पल और देखिए, मयूर शब्द लिख देते हैं, यानी मयूर संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृत में जो है मयूर प्रयोग होता है। ये सभी जो जितने भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप देखे होंगे कि संस्कृत में सूर्य का सूर्य लिख देता है, कर्पूर का कर्पूर लिखता है, खरपर का खरपर लिखता है, मयूर का मयूर लिख देता है। लेकिन अब इन्हीं शब्दों को, यानी जैसे अगर देखते हैं संस्कृत में जो है लिख दिया जाता है, पुष्प लिख दिया जाता है, पुष्प। ये सब जो एग्जाम्पल आ जाता है हमारा जो है संस्कृत का जो है, ये सभी मूल शब्द है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे तत्सम शब्द। ठीक है, उसके बाद जो है आता है हमारा जो है तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तो अगर तद्भव शब्द की बात अगर करें तो याद रखना है कि वैसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, अर्थात जो संस्कृत के मूल शब्द से, जो संस्कृत के मूल शब्द से बना है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि वैसे शब्द यानी जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या संस्कृत से बने हैं, उन सभी को हम बोलेंगे तद्भव शब्द। या एग्जाम्पल और इसका डिफिनेशन अगर लिख सकते हैं, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव। तत्सम में हमने पढ़ा कि संस्कृत के मूल शब्द को हम लोग बोलते हैं तत्सम। ठीक है, यानी तत्सम, संस्कृत के मूल शब्द को हम बोलेंगे तत्सम, यानी जिस शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है उसे बोलेंगे तत्सम। और संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है शब्द, हिंदी में जिसका रूपांतरण किए हैं, ठीक है, और हिंदी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको बोलेंगे तद्भव। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि संस्कृत में हम लोग लिखते थे क्या, सूर्य, तो सूर्य को हम लोग बिगाड़ करके हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं, सूरज। क्या लिखते हैं, सूरज। उसके बाद कर्पूर जो है, कर्पूर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बिगाड़ के बोल देते हैं कपूर। खरपर को हम बोल देते हैं क्या, खपरा। ठीक है, पुष्प को हम लोग क्या बोल देते हैं, फूल। ठीक है, तो ये सभी जितने भी शब्द है, ये सभी जो है याद रखिएगा तद्भव शब्द है। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन संस्कृत से जो है हम लोग उसमें हिंदी के रूपांतरण में, यानी हिंदी में प्रयोग करने में कुछ इसमें जो है परिवर्तन कर दिए हैं। जैसे एक जो है मयूर था तो हम लोग बोल देते हैं क्या, मोर। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मोर जो है वो तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द। तो याद रखना है कि मोर अगर बोले तो तद्भव शब्द, और जो है मयूर बोलेगा तो तत्सम शब्द। क्लियर हुआ। उसके बाद जो है आगे जो है हमारा जो आता है, एक है देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द।
देशज शब्द। तो देशज शब्द में याद रखिए कि वैसे शब्द जिसका प्रयोग हम लोग देसी भाषा में यानी देश की बोलचाल में जो प्रयोग करते हैं उन शब्द को हम बोल देंगे क्या, देशज। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देशज यानी वैसे शब्द जिसका प्रयोग देश की बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि वैसे शब्द जिसका प्रयोग यानी देसी भाषा में या देश की बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसे हम बोलेंगे देशज। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें, देसी शब्द में हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं पगड़ी। पगड़ी का प्रयोग होता है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पगड़ी। ठीक है, पगड़ी पूछ देता है कि पगड़ी जो है कौन सा शब्द है। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन के अनुसार भी देखना है। तो ऑप्शन में याद रखिए सार्थक निरर्थक रहेगा तो सार्थक, लेकिन अगर जो है तत्सम तद्भव देशज विदेशज ऑप्शन रहे तो याद रखिएगा इसमें आएगा हमारा क्या, तो देशज। ठीक है, पगड़ी हो गया। उसके बाद देखिएगा लोटा, गमछा, छिपा, या बहुत सारे और भी जो देसी भाषा में जो हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलेंगे क्या, देशज। क्लियर हुआ। उसके बाद एक बच गया विदेशज। तो विदेशज अगर पूछ दे कि विदेशज किसे कहते हैं तो याद रखिएगा यानी जो भाषा का उत्पन्न विदेश में हुआ है उसे विदेशज शब्द कहेंगे। यानी जिस शब्द का जो है उत्पत्ति विदेश में हुआ है उसे विदेशज। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति विदेश में हुआ हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कहते। ठीक है, याद रखिए कि विदेशी यानी वैसे यानी जिस शब्द का उत्पत्ति विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहेंगे। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं स्कूल पूछेगा कौन सा शब्द, विदेशज। हॉस्पिटल बोल देते हैं, हॉस्पिटल। उसके बाद हम लोग ट्रेन बोल देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्लास बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा विदेशी भाषा है। ठीक है, जैसे कॉलेज बोल देते हैं, कॉलेज। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द है वो याद रखिएगा कि जो है विदेशी शब्द है, यानी विदेशी भाषा का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ये सभी विदेशज शब्द है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछ देता है, याद रखिएगा जिस शब्द की उत्पत्ति विदेश में हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे विदेशज। ठीक है, उसके बाद शब्द के प्रकार में हम लोग पहला एक आधार पर लिए कि उत्पत्ति के आधार पे जो है वो शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। इन सभी के बारे में हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शब्द को ही जो है अर्थ के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो शब्द जो है को अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो है अगर पूछ दे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। उसके बाद अगर पूछ दे कि अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, जिसमें हमारा पहला जो आता है वो सार्थक शब्द
एक जो आता है वो निरर्थक शब्द, इसको ध्यान में रखिएगा, सार्थक और निरर्थक, ये दो शब्द है, ठीक है। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन भी बहुत आसान है, इसको समझना भी बहुत आसान है। याद रखिएगा कि वैसे शब्द जिसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहेंगे, जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसकी बात करें तो याद रखिएगा कि अगर हमने एक शब्द लिखा क्या, घर, ठीक है, एक घर लिखा, तो घर हमको पता है कि जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यानी घर यानी कुछ अर्थ निकल रहा, ठीक है। जैसे अगर बोल दे मकान, तो मकान भी हमको समझ में आ रहा, ठीक है। टीवी, टीवी अभी बोल दे तो ये भी जो है हम समझ में आ रहा, देखने जो दृश्य है उसको देखने के लिए प्रयोग करते हैं। मोबाइल, जो जितने भी शब्द है जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक कहेंगे, जिसका अर्थ नहीं निकले उसे निरर्थक। लेकिन अगर इसी का जो घर है इसका हम क्या करते हैं, वर्ण बदल देते हैं, रग लिख देते हैं, तो क्या रग का कोई अर्थ होता है, रग का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर लिखे म, उसके बाद जो है नौ का, उसके बाद जो है कुछ भी लिख दे वीटी, कुछ और भी बहुत सारे जो है और भी एग्जाम्पल आ जाता है। तो याद रखिएगा जिन शब्द का अर्थ निकलेगा उसे सार्थक, जिन शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा निरर्थक, ठीक है। उसके बाद जो है शब्द जो है आज इसका तीसरा जो आधार है रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर, तो इसको ध्यान में रखें, रचना या बनावट के आधार पे जो है वो शब्द जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होता है, ये तीन होता है, तीन में याद रखें, पहला जो आता है एक होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरा जो आता है यौगिक शब्द, और तीसरा जो आता है योग रूढ़। चलिए चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रूढ़ और यौगिक, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यानी अगर आपसे पूछेगा कि रचना या बनावट के आधार पर जो है वो शब्द कितने प्रकार के, तो याद रखिएगा तीन, रूढ़, यौगिक और एक योग रूढ़, ठीक है। इनके डिफिनेशन की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा कि वैसे शब्द, वैसे शब्द, वैसे शब्द जिसका, जिसका खंड करने पर अर्थ निकले, अर्थ निकले रूढ़ कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि वैसे शब्द जिसका अर्थ निकलता है उसे रूढ़ कहेंगे, ठीक है, खंड करने पर। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर कान, एक लिख दिए शब्द क्या, कान, अगर कान हम लिख दिए तो कान का इसको खंड करो, का अनो, कान खंड करने पर, तोड़ने पर क्या होता है कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरह से आ जाएगा नाक, ठीक है, उसके बाद कमल ले लो, कमल, घर, ठीक है, ये सभी जो है आ जाएगा हमारा रूढ़ के अंतर्गत, ठीक है। तो उसके बाद जो है आगे जो है यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द याद रखिएगा कि वैसे शब्द जो दो सार्थक शब्द से मिलकर बना होता है, या हम कहे जिसका खंड करने पर अर्थ निकले, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कहे कि वैसे शब्द, वैसे शब्द, शब्द जो दो अन्य, दो अन्य
सार्थक शब्द से मिलकर बना हो मिलकर बना हो या बनता हो, ठीक है, उस शब्द को यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो वैसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसे हम यौगिक कहेंगे। जैसे इसके और दूसरे रूप में इसको अगर देखें और एक डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि वैसे शब्द जिसका खंड करने पर या जिसको खंड करने पर अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि अगर वैसे शब्द जो दो सार्थक शब्द से मिलकर बना होता है या जिसका खंड करने पर क्या होता है, पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम बोलेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका हम जब क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो इसमें दो मूल शब्द आता है, एक आता है विद्या और एक आता है आलय। ठीक है, विद्या आलय। विद्या का मतलब होता है यह शिक्षा, ठीक है, जिस शिक्षा, और आलय का कहे घर या स्थान, ठीक है, स्थान। तो ये दोनों का अर्थ निकला, यानी जहाँ पे शिक्षा का स्थान हो या शिक्षा का घर हो या जहाँ पे विद्या का घर हो, उसे हम बोलेंगे क्या, विद्यालय। तो यहाँ पे इन शब्दों को खंड करने पर दो मूल शब्द आया, तो इससे स्पष्ट होता है कि यौगिक शब्द जो है दो मूल शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल कहे तो हिमालय, हिम का आलय। उसी तरह से अगर देखें तो देवालय, देव का आलय। ठीक है, ये सभी जो है बहुत सारा और भी जो एग्जाम्पल है आ सकता है। पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, इसका संधि विच्छेद हो जाता है परिजोड़ आवरण। ठीक है, परिजोड़ आवरण, यानी परि मतलब होता है चारों ओर और आवरण मतलब ढका हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पर्यावरण का भी संधि विच्छेद होता है परिजोड़ आवरण, और इसका जो है दो मूल शब्द मिलता है, जिसका एक आता है चारों ओर, एक होता है आवरण यानी ढका हुआ। ठीक है, तो पर्यावरण, यहाँ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि अगर खंड करे, जैसे ही हम लोग खंड करें या दोनों का अगर अर्थ स्पष्ट निकले तो सीधे याद रखिएगा यौगिक शब्द है। ठीक है, चलिए उसके बाद है एक जो है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ भी शब्द याद रखिएगा कि यौगिक शब्द की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो है योग रूढ़ में है एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, जैसे अगर कहे 10 आनंद, तो 10 से जोड़ आनंद, 10 तो है संख्या, ठीक है, और आनंद मतलब सिर, ठीक है, तो 10 सिर वाला तो रावण। तो अगर यहाँ पे किसी खास व्यक्ति को इंगित करेगा या किसी खास किसी व्यक्ति को या किसी भी स्रोत को एक इंगित करेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा जो है सॉरी योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो यही याद रखिएगा कि वैसे शब्द जिसका या जिसको खंड करने पर अर्थ निकलता है किंतु
एक विशेष अर्थ बतलाता है, विशेष अर्थ बतलाता है या किसी खास व्यक्ति को क्या करेगा, इंगित करेगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, तो अगर हम लिखे नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, अगर नीलकंठ लिखते हैं तो याद रखिएगा कि नीलकंठ, यहाँ पे एक जो इसका अगर संधि विच्छेद करें, इसको तोड़े तो नील जोड़ कंठ, ठीक है, तो यहाँ पे नील मतलब हो, यानी नील मतलब यहाँ पे नीला शब्द का प्रयोग किया गया है और कंठ जो है यहाँ पे जो है कंठ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि नीलकंठ किसे कहते हैं, भगवान शिव को। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष अर्थ प्रकट किया यानी शिव जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है दशानन, दशानन, दशानन किसको बोध कराया, तो रावण को। उसके बाद देखिए तो गजानन, गजानन, तो गजानन किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा गणेश जी को, गणेश जी को। उसके बाद अगर देखें चतुरानन, 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 तो याद रखिएगा चतुरानन किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मा जी को। ठीक है, ब्रह्मा जी को कहा जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे इस सभी में आएगा, याद रखिएगा कौन सा, तो याद रखिएगा योग रूट शब्द। उसके बाद जो है याद रखिएगा कि एक और जो है बच गया प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द। याद रखिएगा इसको दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और एक बांटा गया है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, इसमें भी याद रखिएगा कि विकारी शब्द जो है कि वैसे शब्द जो लिंग, कारक, पुरुष इन सभी के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है, जबकि है अविकारी में जो है ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन की बात करें तो याद रखिएगा कि वैसे शब्द, वैसे शब्द जो जो लिंग, कारक, पुरुष और वचन के आधार पर बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसे शब्द जो लिंग, कारक, पुरुष इन सभी के वचन के अनुसार जो है परिवर्तित हो जाएगा उसे हम बोलेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द की एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, विकारी में जो है आ जाएगा जैसे खाना, खाना, गाना, लिखना, बोलना, बोलना इत्यादि बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर एक लड़का है, कहेंगे वह खाता है, तो खाना से क्या परिवर्तित हो गया, खाता, लड़का के लिए। अब जो है यहीं पर अगर कहेंगे वह लड़की के लिए वह खाती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खाता हो गया, एक बार खाना था फिर खाता हो गया फिर खाती हो गए। ठीक है, अगर कहेंगे वे सब खाते हैं, ठीक है, वे सब खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वचन के अनुसार भी खाते हो गया, और एक यहाँ पे लिंग के अनुसार जो है खाती हो गया। ठीक है, और यानी लड़का के लिए हो जाएगा खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें जो परिवर्तित हो जाएगा उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, और जो कभी परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एक बच गया अविकारी शब्द, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द,
वैसे शब्द जो लिंग कारक पुरुष और वचन के आधार पर या वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। जो लिंग वचन कारक पुरुष इन सभी के अनुसार जो है परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम बोलेंगे अविकारी शब्द। जैसे देखिए आप लिख दे यहाँ पे क्या, धीरे धीरे एक शब्द। अगर धीरे धीरे का प्रयोग करिएगा कि राम धीरे धीरे जाता है, फिर सीता भी अगर लगाइएगा, लिंग चेंज कीजिएगा, सीता धीरे धीरे जाती है, तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी प्रकार से आ जाएगा बहुत, यथा। ठीक है, ये सब बहुत सारे जो है और भी एग्जाम्पल आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो लिंग कारक पुरुष अनुसार जो परिवर्तित नहीं होगा उसे अविकारी, जो परिवर्तित हो जाएगा उसे विकारी कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हमारा जो शब्द का जो टॉपिक होता है वो लगभग खत्म होता है। टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारा जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, ये सभी जो आ जाएगा शब्द के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इन सभी टॉपिकों को हम लोग धीरे धीरे अगले क्लास में जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारे इस वीडियो को जो है आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा भी जो है कुछ उत्साह बढ़े, ताकि जो है मैं आपके लिए जो है और भी वीडियो या और भी जो है किसी माध्यम से जो है अदर सब्जेक्ट का भी मैं तैयारी कराने का प्रयास करूं, और जो है आसपास के जो कुछ शिक्षकों को भी क्या करो इसमें शामिल कर पाऊं। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए जो है और बेहतर से बेहतर कर सके। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हमारे भी इस चैनल को जो है GSSB बाय विजेंद्र सर जो है इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जो है और भी इस पर जो है बहुत ही फोकस से काम करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।